हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में क्लास 11th के केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक है पहला, कह रहा है सार्थक अंक होता क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट होता क्या है। तो सार्थक अंक के बारे में हमने 11th में फिजिक्स में भी पढ़ा है, तो केमिस्ट्री में भी ज़रूरत है तो पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं सार्थक अंक होता क्या है। कह रहा सार्थक अंक सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर, करा किसी अभिलिखित माप में जो अंक निश्चितता से ज्ञात है और अंतिम आकलित या अनिश्चित अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब क्या, जो अंक क्या किया गया निश्चित अभिलिखित, मतलब क्या किसी अभिलिखित मतलब कोई लिखा गया अंक माप में क्या जो अंक निश्चितता है से ज्ञात किया गया, मतलब क्या अच्छी तरीके से देखकर ज्ञात किया गया है, और अंतिम आकलित अंक मतलब एस्टिमेटेड, मतलब अंतिम अंक को क्या किया आकलन किया गया, मतलब क्या इतना हो सकता है, या अनिश्चित अंक सार्थक अंक कहलाते हैं, या जो अंक निश्चित नहीं हो क्या कहलाता है सार्थक अंक कहलाते हैं। कह रहा जिस माप में सार्थक अंकों की संख्या अधिक होती है उसका मान अधिक परिशुद्ध होता है। मतलब क्या करना है हमको, किसी मान को क्या करना है ज्ञात करना है, किसी चीज़ को नापना है क्या 4.3, 5, 8, 7, और किसी चीज़ को माने 4.3, 2, इतना मापे क्या और इतना मापे, तो क्या है अधिक परिशुद्ध मान क्या होगा ए वाला होगा, न कि ए वाला होगा। तो कह रहा है अंकों की संख्या कम होती है वह क्या होगा कम परिशुद्ध होगा, जिसमें अंकों की संख्या क्या है कम होगी, इसमें कम अंक है तो क्या होगा यह मान कम शुद्ध होता है। अब कह रहा शून्य और सार्थक अंक, शून्य और सार्थक अंक होते क्या हैं। कह रहा जीरो एंड सिग्निफिकेंट फिगर, कह रहा किसी माप के परिमाण में सार्थक अंकों की संख्या की गणना सामान्यतः उसके मान को देखकर की जा सकती है। मतलब क्या करते हैं, मतलब कितना लिखा है उसके मान को देखकर क्या करेंगे हम सार्थक अंक की गणना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण के लिए मापित लंबाई क्या दिया 25.7 सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक है। 25.7 सेंटीमीटर मापे क्या है, इसमें 3 सार्थक अंक हैं। और वहीं मापित लंबाई 5.216 सेंटीमीटर में 4 सार्थक अंक हैं, परंतु 0.0046 मीटर या 0.008060 मीटर या 70.010 मीटर और 10.00 मीटर आदि मापों में क्या शून्यों की गणना सार्थक अंकों में होगी। मतलब कह रहा है जी इतना मान दिया क्या इसमें शून्य का अंक सार्थक अंकों की गणना में होगी। कह रहा है होगी या नहीं होगी। कह रहा किसी माप के परिणाम में उपस्थित शून्य की गणना सार्थक अंकों में होगी या नहीं होगी, इस संबंध में निम्न नियम हैं। मतलब कब शून्य को सार्थक अंक लेंगे और कब नहीं लेंगे, यही हमारा ये क्या इस हेडिंग में पूछ रहा है कि शून्य कब सार्थक अंक होगा कब नहीं होगा। तो आइए जानते हैं। कह रहा जो शून्य केवल दशमलव बिंदु का स्थान निर्धारित करने का कार्य करता है। मतलब जैसे क्या है, अब यहाँ 0.5 लिख दिए तो क्या है, यह क्या दशमलव क्या है दशमलव का स्थान निर्धारित कर रहा है, कार्य करता है, उसकी गणना सार्थक अंक के रूप में नहीं होती है। तो मतलब इसका सार्थक अंक में गणना नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए संख्या 0.0046 में केवल 2 सार्थक अंक हैं। मतलब क्या है ये क्या 0.00 ये सब क्या है, ये क्या कर रहे हैं दशमलव का निर्धारण कर रहे हैं, न कि इस 4-6 का निर्धारण कर रहे हैं। दशमलव का निर्धारण करना है मतलब यहाँ दशमलव रहेगा, तो क्या करेंगे इसका यूज हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 2 ही सार्थक अंक होंगे। अब कह रहा है अगला पॉइंट, कह रहा जो शून्य प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर होते हैं, जो प्रथम अशून्य अंक है उसके क्या होंगे बाईं ओर होंगे, प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर होते हैं, उनकी सार्थक अंकों में गणना नहीं होती है। उदाहरण के लिए इतना में केवल 4 सार्थक अंक है। मतलब क्या है इस अशून्य अंक क्या है कि क्या है बाईं ओर हैं। कह रहा क्या नॉन जीरो अशून्य अंक के बाईं ओर, बाईं कौन है ए, तो इसके बगल के क्या है इसके बाईं ओर के क्या होंगे शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ 4 हैं 8, 0, 6, 0। कह रहा किसी माप में जो शून्य प्रथम अशून्य अंक के दाईं ओर तथा दशमलव बिंदु के भी दाईं ओर होते हैं, उनकी गणना सार्थक अंकों में होती है। कह रहा माप में जो शून्य प्रथम अशून्य अंक के दाईं ओर, प्रथम अशून्य अंक क्या है 1, 0,
इसमें क्या है 7 या 1 0। ये क्या है प्रथम अशून्य अंक क्या है 70 है। कर अंक के दाईं ओर तथा दशमलव बिंदु के भी दाईं ओर होते हैं, मतलब इसके दाईं ओर या दशमलव बिंदु के भी दाईं ओर होते हैं, उनकी गणना सार्थक अंकों में होती है। उदाहरण के लिए संख्या 70.010 में क्या है 5 सार्थक अंक हैं। मतलब क्या होंगे अशून्य अंक, मतलब क्या है दशमलव के दाईं ओर क्या होंगे अशून्य अंक होंगे, तो क्या एक सार्थक अंकों में गणना होगी। जैसे 10.00 में क्या है 4 सार्थक अंक है, क्योंकि क्या है दशमलव के पहले क्या है अशून्य अंक है, तो क्या होगी यहाँ पर गणना यहाँ सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए कहता है वैज्ञानिक संकेत और पद्धति और सार्थक अंक। मतलब वैज्ञानिक संकेत पद्धति में क्या है सार्थक अंक का यूज कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। कह रहा वैज्ञानिक संकेत पद्धति में किसी संख्या को 1 और 10 के मध्य की संख्या को 10 की किसी घात से गुणा के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब किसी संख्या को क्या करते हैं वैज्ञानिक संकेतन में क्या करते हैं 10 की घात के रूप में, या तो जो संख्या दी गई 1 2 3 उसके गुणनफल के रूप में क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। जैसे कह रहा है उदाहरण के लिए 0.00315 को वैज्ञानिक संकेत पद्धति में 3.15 × 10⁻³ के रूप में लिखते हैं। 10 की घात गुणांक में उपस्थित अंकों की संख्या सार्थक अंकों की संख्या नहीं होती है। यदि क्या किया गया घात के रूप में लिख दिया 10⁻5 6 7 और कुछ भी लिख दिया, क्या सार्थक अंकों में नहीं होगी। तो तुलना घात को क्या कहते हैं सार्थक अंकों में तुलना नहीं की जाती है। तो तय कह सकते हैं कि 0 से इतना में क्या सार्थक अंक में अर्थात 3.15 × 10⁻³ संख्या में क्या 3 सार्थक अंक होते हैं। और वैज्ञानिक संकेत पद्धति में व्यक्त संख्या में सार्थक अंकों की संख्या गुणांक है, गुणांक को देखकर बताई जा सकती है। इसमें दिया है इससे मतलब नहीं है, इसमें घात से मतलब नहीं है, इसमें भी घात से मतलब नहीं है। इसमें 4 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 3 4 सार्थक अंक की गणना आसानी से कर लिए। एकदम चुटकियों का सवाल था। तो भाई आगे बढ़ते हैं। सार्थक अंक और परिकलन, सिग्निफिकेंट फिगर एंड कैलकुलेशन। मतलब सार्थक अंक का कैसे जोड़ते घटाते हैं इसके बारे में जानते हैं। मापित राशियों से परिकलित मान को सार्थक अंकों की उचित संख्या द्वारा व्यक्त करने से संबंधित नियम निम्न है। करा गुणनफल करना है, गुणा करना है या भाग करना है, इसमें कैसे करेंगे। अर्थात गुणनफल या भागफल में सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम परिशुद्ध माप में सार्थक अंकों की संख्या से अधिक नहीं होती। मतलब जो सबसे कम परिशुद्ध मान है उससे क्या होंगे उसके सार्थक अंक से अधिक नहीं होगी। अभी गुणा भाग करेंगे तो अभी आसानी से आपको समझ में आएगा उदाहरण से। करा परिकलन में प्रयुक्त सबसे कम परिशुद्ध मान में सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम होती है। जैसे कह रहा है कि 21.495 भागा 3.62 × 10 4.5। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे भाग देकर टोटल किया क्या हो गया 0.34745 इतना आ गया। निकटतम से क्या करना है इसको पूर्व निकटतम से क्या करना है पूर्व में क्या लिख सकते हैं 1.3 के निकटन पर। अतः परिकलित प्रयुक्त सबसे कम परिशुद्ध माप 4.5 है। मतलब सबसे कम परिशुद्ध माप क्या है 4.5, मतलब सबसे कम क्या एक ही अंक पर दशमलव है। तो क्या करेंगे हम आंसर को क्या करेंगे सिर्फ एक ही अंक पर लाएंगे। यदि आता क्या यहाँ 2 अंक पे रहता और बाकी 3 अंक 4 अंक 5 अंक पे रहते तभी क्या होते 2 अंक पे रहता तो 2 अंक पे लिखते। हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कर रहा था परिकलन में प्रयुक्त सबसे कम परिशुद्ध माप 4.5 है जिसमें केवल 2 सार्थक अंक है। अतः परिकलन के परिणाम में 2 सार्थक अंकों से अधिक नहीं होंगे। अतः परिकलित मान क्या होगा 1.3। तो 1.3 क्या होगा आपका शुद्ध वैल्यू होगा। योग अथवा घटाने के परिणाम में जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं इसमें। कर दशमलव बिंदु के दाईं ओर कोई दशमलव संख्या दिया है उसके क्या दाएं तरफ अंकों की संख्या जिस माप में दशमलव बिंदु के दाईं ओर अंकों की संख्या सबसे कम संख्या में है उससे अधिक नहीं होगी। जो सबसे कम संख्या उससे अधिक नहीं होगी। अर्थात योग या घटाने के परिणाम में अनिश्चितता की मात्रा जिस माप में सबसे अधिक अनिश्चितता या उससे कम नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए करा इसमें क्या 67.532 ग्राम दिया है और 51.1 ग्राम दिया है। तो मतलब क्या करेंगे ये जो लास्ट वाला है इनको क्या करेंगे हम नहीं लेंगे, जो सबसे कम है उसी को लेंगे। तो 5 1 6 7 1 8 6 5 11 ये क्या हो गया आंसर हो गया। या इसमें क्या करना है घटाना है, क्या करेंगे इसको लास्ट से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ क्या है एक ही अंक से। इसमें 1 अंक है तो क्या एक ही मतलब है। इसमें क्या है 2 अंक है तो क्या करेंगे
हमको क्या करेंगे, इस दशमलव को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। दशमलव इसके बाद इसमें 0 0 है तो क्या करेंगे, 0 से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या लास्ट वर्ष करेंगे 0 0, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 25 में से इतना निकल जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर अब देखते हैं एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या होता क्या है? आवोगाद्रो, एवोगैड्रो मतलब कई नाम से जानते हैं इसे। यन से या यन के नीचे छोटा सा कैपिटल ए से। कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या। मतलब कह रहा है कार्बन 12 के क्या करना, ठीक 12 ग्राम में। कार्बन 12 का क्या किया गया, हमने 12 ग्राम ले लिया और उसमें उपस्थित कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या। इस ग्राम में क्या है, कार्बन 12 के परमाणु कितने परमाणु हैं का संख्यात्मक मान 6.0221 × 10⁻23 है। और एवोगैड्रो संख्या क्या कर रहा है, कार्बन 12 परमाणु की संख्या एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। जो कार्बन 12 में क्या है कि परमाणुओं की संख्या, मतलब कह रहा है कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित, ये 12 ग्राम में क्या है उपस्थित कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। अतः एवोगैड्रो संख्या का संख्यात्मक मान 6.02213 × 10⁻23 है। और एवोगैड्रो संख्या को एन ए से प्रदर्शित करते हैं। और एवोगैड्रो नियतांक एन का मान एन बराबर 6.02213 × 10⁻23 प्रति मोल होता है। तो उम्मीद है एवोगैड्रो संख्या को आप आसानी से लिख सकते हैं। मतलब कह रहा है कार्बन 12 परमाणु के क्या करेंगे, समस्थानिक के कार्बन 12 समस्थानिक के क्या करेंगे, ठीक 12 ग्राम ले लीजिए और उसमें क्या है, उसमें कार्बन 12 के परमाणु की संख्या ज्ञात के लिए वही क्या है, एवोगैड्रो संख्या है। और इसका मान 6.0022113 × 10⁻23 प्रति मोल होता है। तो आइए देखते हैं, करा प्रत्येक पदार्थ के मोल में उपस्थित, प्रत्येक पदार्थ के मोल में उसके 6.02213 × 10⁻23 कण होते हैं। मतलब कोई पदार्थ है उसके मोल में क्या होते हैं, इतने कण होते हैं, 6.02213 × 10⁻23 कण। तो अतः कह सकते हैं कि एक मोल पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या का मान नियत है, जिसे एवोगैड्रो नियतांक कहते हैं। मतलब क्या, एक मोल पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या का मान क्या होता है, नियत होता है, जिसे क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नियतांक भी कहते हैं। या किसी पदार्थ की मात्रा अर्थात पदार्थ के मोलों की संख्या यन और उसमें उपस्थित कणों की संख्या कैपिटल एन में निम्न संबंध होता है। तो कह रहा पदार्थ में मोलों की संख्या स्मॉल एन, पदार्थ के कणों की संख्या कैपिटल एन के बटे कणों की संख्या प्रति मोल एन, यानी एवोगैड्रो संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। या पदार्थ में मोलों की संख्या निकालना है तो एन बटे एन पदार्थ के कणों की संख्या, पदार्थ में क्या कितने कण हैं और क्या करेंगे, एवोगैड्रो संख्या से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमको क्या जाएगा, पदार्थ में मोलों की संख्या पता हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।